अच्छे पर्यावरण प्रेमियों को सुनते हैं। आज का ये समापन सत्र के जो कीनोट स्पीकर है, आने वाले चंद मिनटों में हमारे मस्तिष्क को बहुत सारी नई ऊर्जा देने वाले हैं। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं हम डॉक्टर B.R. पंवार साहब का, जो कि रीजनल एडवाइजर हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में PhD की है। राजस्थान सरकार द्वारा दी गई नियुक्तियों में से महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए आपने पर्यावरण संरक्षण एवं मैनेजमेंट में महती भूमिका अदा की है। ऐसे शानदार व्यक्तित्व ने एक अद्भुत किताब भी लिखी है जिसका टाइटल है इकोडिटीज एलिक्सियर ऑफ द एनवायरनमेंट, पब्लिश्ड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया। आपके शोध पत्रों का भी प्रकाशन कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में हो चुका है। ऐसी शानदार विभूति, ऐसे विद्वान जो कि हमारे साथ वर्चुअल मोड पर मौजूद हैं, मैं पूरे अदब और एहतराम के साथ में डॉक्टर B.R. पंवार साहब से निवेदन करता हूं कि आप वर्चुअल मोड पर अपने की नोट एड्रेस से हम सबको लाभान्वित करें। नमस्कार गोयल साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही सर। धन्यवाद। मैं ओपी विश्नोई जी को धन्यवाद दूंगा, रामाकिशन जी विश्नोई जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका दिया। क्योंकि मैं कुछ पर्यावरण के बारे में तथ्य बताने जा रहा हूँ जो आपने पहले भी सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे, लेकिन वो बड़े इम्पोर्टेंट है कि आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, मैं आपको सबसे पहले इकोसिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई वहां से मैं शुरू करूंगा, तो हो सकता है सबको बढ़िया से समझ में आए। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमारा पृथ्वी 454 करोड़ साल पहले सूर्य से गैसेस फॉर्म में अलग हुई थी। 254 करोड़ साल में जब वो ठंडी हो गई तो एक गोला बन गया और उसके एटमॉस्फेयर के अंदर 97% कार्बन डाइऑक्साइड था और 97% कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी से धरती का तापमान 460 डिग्री था। 460 डिग्री के अंदर कोई भी जीव की उत्पत्ति होना संभव नहीं था, इसलिए सबसे पहले एक पेड़ ने जन्म लिया। उस पेड़ ने हमको सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया, कार्बन के रूप में जमा किया, ऑक्सीजन को बाहर निकाला और इस प्रकार 25 करोड़ साल लगे इस पूरी धरती के कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में और ऑक्सीजन निकालने में। और जब धरती पे जीने योग्य धरती हो गई तो सबसे पहले एक सिंगल सेल बनी जिसका नाम, जो कि एक जीव के रूप में पहचानी जाएगी, जो 175 करोड़ साल पहले बनी। ये सबसे पहली शुरुआत हुई इकोसिस्टम की। वो जीव चलने वाला जीव बनने में फिर उसको 100 साल लग गए, तो 80 करोड़ साल पहले सबसे पहले मछली के रूप में कोई जीव बना इस धरती में। उसके पश्चात जो जीव बना वो बने एम्फीबियंस, जो कि हवा और पानी दोनों में रह सकते हैं, कछुए के फॉर्म में आए। फिर 4 पांव के जीव आए और उसके पश्चात 20 करोड़ साल पहले जो है डायनासोर्स आए। 5.5 करोड़ साल डायनासोर रहे। उसके बाद में आपके मैमल्स, जिसको स्तनधारी कहते हैं, वो आए और उसके पश्चात जो है ये 4 पांव का जानवर जो है खड़ा हो गया। वो करीबन हुआ 165 मिलियन ईयर्स बैक, मतलब 16.5 लाख साल पहले जो है 2 पांव का जानवर बना। वो 2 पांव का जानवर जिसको हम ह्यूमन बीइंग नहीं कहलाएंगे, वो 2 पांव का जानवर ही था। उसको फिर ह्यूमन बीइंग बनने में करीबन 10,000 BC के अंदर वो ह्यूमन बीइंग कहलाया। जब उसने 3 डायमेंशनल कोई चीज बनाई तो वो था सबसे पहले पत्थर के औजार। वो पत्थर के औजार जो 3 डायमेंशनल बनाए वो करीबन 10,000 BC में बनाए। उस दिन से अब ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में 9,000 BC में हमने जो है आग की खोज की। 8,000 BC में हमने जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। इस प्रकार जो वो इकोसिस्टम बना, जिसमें जितने पेड़ पौधे जीव जंतु रहने के लिए जो धरती बनी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। लेकिन क्या हुआ कि आदमी ने धीरे धीरे जब विकास किया तो उसने गलती से कोयला ढूंढ लिया। उस कोयले को जब जलाने लगा तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड
जो दफन थी पेड़ों के रूप में। क्या होता है कि जितने भी फॉरेस्ट है हमारी पृथ्वी के अंदर, जो जियोलॉजिकल चेंजेज आते हैं तो फॉरेस्ट दफन हो जाते हैं। फॉरेस्ट दफन हो जाने के बाद में वो कोयला बन गए। यदि उनके साथ में यदि कुछ जीवाश्म मिक्स हो गए तो वो बन गए आपके हाइड्रोकार्बन। तो आदमी ने जिस दिन उस कोयले को ढूंढ निकाला आज के 400 साल पहले, तो उस दिन से हमारा रिवर्स साइकिल शुरू हो गया। उस कार्बन डाइऑक्साइड जिसको अवशोषित करके उस पेड़ में दफन हो गया था, उसको हमने पुनः वापस निकाल लिया। और पिछले 100 सालों पहले हमने फिर हाइड्रोकार्बन भी निकाल लिया पेट्रोल और डीजल के रूप में। और ये हमने आज जिस लग्जरी को हम भोग रहे हैं वो सारे की सारी वो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी वजह से जीवन संभव नहीं था। उसका परिणाम ये हुआ कि वो पिछले 50-100 सालों में अपने इतनी गति से, इतनी द्रुत गति से हमने जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर निकालने लगे। तो इस पेड़ ने हमको जीवन दिया कि तुम इस धरती पे रहने योग्य, मैंने धरती बना दी, लेकिन हमने हमारी लग्जरी के लिए उस कोयले और उस जो है हाइड्रोकार्बन को वापस निकाल के जलाने लगे। अब मैं आपको एक बहुत ही रोचक तथ्य दूंगा कि एक पेड़ आज 2 आदमियों को जीवित रहने के लिए हमको कम से कम एक अच्छे कैनोपी साइज को पेड़ चाहिए, जो कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको वो अवशोषित करते हैं। एक मारुति 800 कार यदि हम चलाते हैं 1000 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति महीना, उसके लिए 13 पेड़ हमको चाहिए। यदि मीडियम कार चलाएंगे तो उसके लिए हमको 18 पेड़ चाहिए। और यदि एक कार को हम 35,000 माइल्स यदि साल में चलाते हैं तो हमारे को कम से कम आपको 1-2.5 एकड़ के अंदर प्लांटेशन चाहिए। अब आप हिसाब लगाएं कि जो हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, क्या उतना पेड़ पौधे हमारे पास है? नहीं है। और साल के अंदर हम पुर्तगाल देश के बराबर हम फॉरेस्ट को खत्म किए दे जा रहे हैं और इधर हम हाइड्रोकार्बन है जलाए जा रहे हैं। इसका परिणाम स्वरूप हमारा क्या हुआ कि वो जो पूर्व में जहां हमारी धरती का 460 डिग्री तापमान था, वो वापस उस कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर आने से वापस तापमान बढ़ने लग गया। और पूरी दुनिया में ये चिंता का विषय हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग सब टेंशन कर रहे हैं, कब इसको कैसे कंट्रोल किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक कोई विज्ञान पेड़ जैसी मशीन नहीं बना सका जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक कर सके। सबसे बड़ी दिक्कत आज जो ये हुई कि वैज्ञानिकों के साथ ये दिक्कत होगी, पेड़ जैसी कोई मशीन नहीं बना सका। हमको यदि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना है तो हमको पेड़ ही लगाने पड़ेंगे, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब मैं आपको, तो पेड़ का महत्व आपने समझ लिया कि इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो पेड़ पौधों के माध्यम से ही हो सकता है। चाहे वो इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, चाहे वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, चाहे टुंड्रा इकोसिस्टम हो, चाहे डेजर्ट इकोसिस्टम हो, चाहे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो, चाहे मेराइन वाटर सिस्टम हो, हमारे हर सिस्टम के अंदर इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमारे को पेड़ पौधों की उतनी आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं आपको एक रोचक जानकारी दूं कि हमारे पूर्वजों ने जो भी पेड़ थे उनको हमने पूजनीय बनाया। क्यों बनाया? जो पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है वो है पीपल। उसको हमने कहा भाई इसको मत काटो। क्यों? क्योंकि वो 20 पेड़ों के बराबर वो ऑक्सीजन देता है। और पीपल की एक खासियत है, वो रात को भी ऑक्सीजन देता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि पीपल काटना वर्जित है, यदि काटना ही पड़े तो 4 पीपल वापस लगाया जाए। ये उनकी अवधारणा रही। सेकंड नंबर जो पेड़ आता है वो आते हैं आपका बरगद, और थर्ड नंबर है जो नीम है। अब मैं क्वांटम में बताऊं तो 200 किलो साल के अंदर इन टर्म्स ऑफ द वेट कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है पीपल, 100 किलो बरगद और 70 किलो आपके करता है नीम। और बाकी जो एवरेज पेड़ है वो 20 से 30 किलो के आसपास इन टर्म्स ऑफ द वेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। और एक पेड़, एवरेज पेड़ 20-22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और 117 किलो इन टर्म्स ऑफ द वेट आपको ऑक्सीजन देता है। अब एक आपको मैं रोचक जानकारी दूं, हमारे पूर्वजों ने इन सभी को पूजनीय, पेड़ों को पूजनीय माना। कारण इसका ये था कि ये प्राणवायु हमको
देते हैं और ये प्राणवायु हमारे पास नहीं रही तो हमारा जीवन चलना असंभव हो जाएगा। अब देखो एक बहुत रोचक जानकारी है, हर घर में हम तुलसी लगाते हैं, तो उसने कहा भी तुलसी आप ब्रह्म स्थान में लगाओ। एक तुलसी आपकी सारी टॉक्सिक गैसेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। आपको मैं जानकारी दूंगा कि एक तुलसी 50 मीटर एरिया के रेडियस के अंदर आपकी जो है एयर को प्यूरिफाई करती है, टॉक्सिक गैसेज को, इसलिए हमने इसको ब्रह्म स्थान में लगाया या गेट पे लगाया। तो इसका मतलब पूर्वजों ने कहा भी तुलसी पूजनीय है, क्योंकि तुलसी के अलावा कोई भी पेड़ टॉक्सिक गैसेज को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए घर की टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए हमने जो हमारे पूर्वजों ने कहा तुलसी लगाया जाए सेंटर ऑफ द हाउस, ब्रह्म स्थान में। तो पेड़ों का महत्व हर स्टेज में रहा है। मैंने जो मेरी बुक लिखी टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें जो महत्व जो पेड़ का है उसके अंदर मैंने सारे धर्म को टटोला, तो उन धर्मों के अंदर एक रूपता से ये कहा गया कि पेड़ के लिए सभी ने कॉमन रूप से एक ही बात कही कि पेड़ अति आवश्यक है। वेदों में यहाँ तक का, ऋग्वेद में क्या 10 पुत्र समत्रम, अर्थात 10 पेड़ 10 संतान के बराबर एक पेड़ है। 10 संतान पैदा करने की जगह आप एक पेड़ लगाओ, उसकी इतनी कीमत है। आपको बताऊं मैं, वेदों के अंदर तो यहाँ तक जानकारी दी है जो आज हमारा विज्ञान भी वहां तक नहीं पहुंचा है। ओजोन लेयर के बारे में वेदों ने उस जमाने में कह दिया था कि ओजोन लेयर एक महत उल्बा बहुत बड़ी परत है जो एक स्वर्णिम कलर उसका कलर है, और वो इस प्रकार धरती के जीवों की रक्षा करती है जिस प्रकार एक माँ के पेट एम्ब्रायो रक्षा करती है। एम्ब्रायो फट गया तो सारा वो बच्चा मर जाएगा, इसी प्रकार ये एम्ब्रायो रूपी जो ओजोन लेयर है ये यदि फट गई तो सब जीव मर जाएंगे। और आज जो हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेज का जो हम उत्सर्जन कर रहे हैं, ये सारी उस ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है, जिसमें मेनली जो ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरी है ओएफसी गैसेज जो आपके एसी के अंदर भरी जाती है, और ओजोन, और छठी गैस जो है वो है मेन आपका वेपर्स। यदि पूरी धरती के ऊपर वेपर्स, सारा पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो भी वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करेगा। तो आज हमारा जो ग्रीन हाउस, एक मीथेन में भूल गया, मीथेन का जो उत्सर्जन है मेनली हमारे जानवरों का जब जुगाड़ी करते हैं तब वो मीथेन, कैटल पॉपुलेशन ज्यादा मीथेन छोड़ती है। ये राइस जो अपन खेती करते हैं उसमें भी मीथेन का उत्सर्जन होता है, बाकी इंडस्ट्रियों से तो मीथेन निकल ही रही है। तो ये जो 6 गैसेज है ये सारी की सारी हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, और यदि ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो हमारे सारे जीव जो भी धरती पे हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, एनिमल बीइंग, उनको स्किन कैंसर होने की संभावना जो ओजोन लेयर क्रॉस करके डायरेक्ट धरती पे आ जाएगी। आज जो ग्रीन हाउस गैसेज है, अब मैं आपको ग्रीन हाउस गैसेज को मैं समझाता हूँ सामान्य भाषा में कि ग्रीन हाउस गैसेज धरती का तापमान बढ़ाती कैसे। ये एक बड़ा सिंपल तरीका से बताऊं, आप ये मान लो अपने कार को आप धूप में खड़ा कर, आप 2 घंटे बाद आप देखेंगे कि उस कार का तापमान बढ़ गया। तो कांच का घर जो है बंद, वो एक बेहतरीन ग्रीन हाउस, वो क्या करता है, लॉन्ग वेवलेंथ को तो ट्रैप कर लेता है और शॉर्ट वेवलेंथ को बाहर जाने देता है। वो लॉन्ग वेवलेंथ ट्रैप होते होते अंदर का तापमान बढ़ जाता है। तो ये ग्रीन हाउस नाम कहाँ से आया, जितने भी ठंडे प्रदेश थे वहां पे खेती करने के लिए इन्होंने कांच के घर बनाए जहाँ माइनस टेम्परेचर था, और वहां पे टेम्परेचर बंद कांच के घरों में टेम्परेचर बढ़ा के उन्होंने जर्मिनेट किया, वो नाम वहां से आया ग्रीन हाउस। और जो भी गैसेज कांच के मापिक जो इफेक्ट देती है धरती के ऊपर चारों ओर, वो ही ग्रीन हाउस गैसेज है। वो हमारी धरती के ऊपर एक आवरण बना देती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे मीथेन हो, चाहे नाइट्रस गैसेज हो, चाहे ओजोन हो, चाहे वो वेपर्स हो, ये सारी की सारी जब एक लेयर बना देती है हमारी धरती के चारों ओर, तो वो जो है हमारे तापमान बढ़ाती जाती है। और आज हमारे जो समस्या सबसे बड़ी ये आ गई कि जो हम ग्रीन हाउस गैसेज को रोकने में असक्षम है, क्योंकि हम जिस लग्जरी में घूम रहे हैं वो लग्जरी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। आप ये मान सकते हैं कि जो हमारी जो वर्तमान की जो प्रजाति है ह्यूमन बीइंग, हम उस लग्जरी का पीक पे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इसके पश्चात 2045 तक सारा हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा, 2060 तक सारा कोयला खत्म हो जाएगा 2060 तक,
तो जब हम सारे धरती के रिसोर्सेज भी खत्म कर रहे हैं तो इतनी जल्दी क्या बची हमारे को इनको खत्म करने। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि जब वो हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा, जब आपका कोयला खत्म हो जाएगा, तो धरती जीने लायक ही नहीं बचेगी, क्योंकि तापमान इतना बढ़ जाएगा कि अब मैं आपको बताऊं, डॉक्टर गोयल कादरी के एक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक रिसर्च की, उन्होंने कहा यदि 1 डिग्री भी तापमान बढ़ता है इस धरती का तो आपके 33% वाटर रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाएगी, जिसमें 80% क्रॉप और 20% अदर्स, मतलब आपकी कोई भी क्रॉप है उसको पकने में 30% ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। वेरेज आज हमारे फ्रेश वाटर की समस्या आज हमारे सामने खड़ी हो गई, जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा 1 डिग्री की, जबकि ये मान्यता है कि आने वाले टाइम में 2.57 तक ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है, तो उस वक्त आप इमेजिन करो कि जो हम आज लग्जरी भोग रहे हैं, क्या वो आने वाली जनरेशन वो लग्जरी भोग पाएगी? जब न उनके पास कोयला होगा, न उनके पास मिनरल्स होंगे, धरती के सारे मिनरल्स पे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जब हमने धरती से सारा का सारा उठा लिया, हमने धरती को रिपेमेंट ही नहीं किया, जैसे आप बैंक से पैसा उठा लो और वापिस किस्त भी नहीं चुकाओ, तो क्या करेगी बैंक? आपको बैंकरप्ट कर देगी, आपका दिवाला घोषित कर देगी। इसी प्रकार धरती भी आपको एक दिन दिवाला घोषित कर देगी। धरती कहेगी मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, न मेरे पास कोयला है, न मिनरल है, न मेरे पास में हाइड्रोकार्बन है। तो फिर आने वाली जनरेशन, आप इमेजिन करो, कोई भी आदमी देश का प्रमुख बनेगा, इन 3 चीजों की यदि डेफिशिएंट के अंदर कैसे इकोनॉमी को संभालेगा, कैसे 100 करोड़ 200 करोड़ जनता को पालेगा, कैसे कैटर करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए हम धरती का दोहन उतना ही करें जितना कि हमें आवश्यक। ये हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि धरती से उतने ही रिसोर्सेज को दोहन किया जाए जितने की हमारे जीने के लिए जरूरी हो, मतलब लग्जरी के लिए नहीं, जीने के लिए जरूरी हो। इस बात को रिवील गांधी जी ने भी किया, तो धरती से सोर्सेज उतने ही निकाले जाए जितने हमें आवश्यक हो, लग्जरी के लिए नहीं, उपयोग के लिए निकाले जाए, उपभोग के लिए नहीं। लेकिन आज की तारीख में हम सारे के सारे भोगी हो गए हैं, हम उपभोग कर रहे हैं लग्जरी का, हम हमारे रिसोर्सेज का उपभोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे। ये हमारे सभी शास्त्रों में भी मना किया गया था और बड़े बड़े महापुरुषों ने समय समय पे इसके लिए आपको रेस्ट्रिक्ट किया गया था कि आप धरती से रिसोर्सेज को सावधानी पूर्वक ही उपयोग करें। मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी बताता हूँ, आपको जानकारी होनी चाहिए डायनासोर किस वजह से मरे, वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट से मरे। हालांकि मेरा समय ज्यादा हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से मरे। क्या हुआ था कि डायनासोर में 10% मांसाहारी थे, 90% शाकाहारी थे। उन 90% शाकाहारियों ने वनस्पति चट कर दी, ब्रेकफास्ट में 15 पेड़ खा गए, डिनर में 50 पेड़ खा गए, इस प्रकार वो पेड़ सारे खा गए, वनस्पति चट कर गए। तो हुआ क्या? ये हुआ कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने लगा। जब प्रकृति ने देखा कि ये जीव अब जी नहीं सकता धरती पे, तब एक बड़ा जोरदार उल्का पिंड आता है और धरती के जोर की टक्कर मारता है और उस टक्कर से सारा पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और वही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। पूरी धरती पे वेपर्स की एक लेयर बन जाती है और उस लेयर की वजह से तापमान 60 डिग्री का 160 डिग्री 260 डिग्री हो जाता है और एक बारी के सारे जीव मर जाते हैं। और वो क्यों वो स्थिति आज वापस उत्पन्न होने जा रही है कि हम उसी ग्रीन हाउस को हम वापस उत्सर्जित कर रहे हैं। हम कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि जो हमारी सामान्य डे टू डे जो एक्टिविटी है उसके अंदर भी आप ये समझेंगे कि एक जो कार कितना आपको पेड़ चाहिए, आपको एक रिसाइकल, जो हम चीजें रिसाइकल नहीं करेंगे तो हर चीज के अंदर हमारे जो है इनकी पेड़ों की आवश्यकता हर जगह रहती है। आज हमारे इंडस्ट्री में भी हम एक चीज कहते हैं कि भैया हमारे पास और कोई साधन नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन रोकने के लिए, तो हम क्या करते हैं 33% एरिया में पेड़ लगाने की बात करते हैं, पेड़ लगाओ। और अमेरिका में तो उन्होंने एक कार्बन फुटप्रिंट तैयार किया है। उन्होंने कहा भाई आपके इंडस्ट्री कितने पेड़ लगाए, कितने जो है कार्बन का उत्सर्जन करेगी, उसके इक्विवेलेंट एक दूसरा व्यक्ति पेड़ लगाएगा, वो उसको एक सर्टिफिकेट देगा कि मैं 1 साल के अंदर इतने पेड़ों से इतने कार्बन उत्सर्जन को मैं जो है अब्जॉर्ब कर लूंगा। और तो तभी उसको सर्टिफिकेट मिलता है इंडस्ट्री लगाने के लिए कि तू जितने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करेगा उसके बराबर पेड़ पहले लगने चाहिए। तो एक पेड़ लगाने वाले की एक अलग इंडस्ट्री हो गई और एक इंडस्ट्री वाले की इंडस्ट्री। ये चीज हमारे को हिंदुस्तान में भी करनी पड़ेगी क्योंकि आने वाले जनरेशन को हम जो धरती देख के जा रहे हैं, मैंने एक
फिल्म दिखाई थी टू अर्थ 2100, जिसमें कोई कोयला नहीं है, कोई पेट्रोलियम नहीं है, आपके पास में सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी बची है, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ हॉर्स पावर दैट वुड कम बैक, क्योंकि उस एनर्जी ने, हॉर्स पावर एनर्जी ने आपको हजारों सालों तक बिना किसी पर्यावरण को नुकसान दिए घास खाया, और दूसरी पीढ़ी फिर पैदा हो गई, 5 घोड़े पैदा करके दिए, और वो लंबे समय तक हमारे को एनर्जी की फॉर्म में हमारे काम आया घोड़ा। लेकिन जिस दिन हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाली चीज जो एक राक्षस रूप में इस धरती के ऊपर विद्यमान थी, और उस पेड़ ने उसको अवशोषित करके दफन हो गई थी, और पृथ्वी के बदलाव की वजह से उस पर समुद्र चेंज हो गए और डेजर्ट आ गया, और उस डेजर्ट में से हमने उस जो राक्षस कार्बन डाइऑक्साइड रूपी राक्षस था जो दफन हुआ था, उसको हमने निकाल लिया, और हम जिस राक्षस के ऊपर आज सवारी कर रहे हैं, जिस राक्षस के ऊपर आप सवारी कर रहे हैं, वो सारी गाड़ियां, सारी कारें, सारे एरोप्लेन, वो उस राक्षस का उत्सर्जन वापिस एटमॉस्फेयर में कर रही है। तो बड़ा चिंता का विषय हमको ये है कि आने वाले जनरेशन के लिए हम कैसी धरती छोड़ के जाएंगे। मैं तो ये कहूंगा अपने बच्चों को, यदि बर्थडे के ऊपर दूसरा कोई गिफ्ट की वजह एक सैपलिंग ला के दो, और उसको को भाई इसके ऊपर तेरा नाम लिख, तो इस प्रकार यदि हर व्यक्ति अपने हिसाब से एक पेड़ भी लगाए, तो भी बहुत बड़ा बदलाव अपने इस धरती पे आ सकता है। हम ज्यादा नहीं कर सकें तो कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, और ज्यादा से ज्यादा हम चीजों का रिसाइकलिंग करें। आपको मैं बताऊं कि एक यदि हम पेपर का रिसाइकल नहीं करते तो 17 पेड़ों के बराबर हमारा जो है उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। A4 साइज का यदि 160 रिम को यदि आदि हम रिसाइकल करते हैं तो वो 10 पेड़ों को बचा सकती है, और 1 टन पेपर रिसाइकल में हमारे के 32,000 लीटर पानी की बचत हो सकती है। इसी प्रकार हमारे को वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर पे भी जोर देना चाहिए। यदि एक 600 mm बारिश के रेनफॉल एरिया के अंदर यदि 150 स्क्वायर मीटर यदि आपकी छत है, यदि पानी इकट्ठा कर ले तो 4 आदमियों को जो है पानी के लिए 6 महीने तक आपको पानी मिल सकता है। इसी प्रकार जो भी ट्रेडिशनल जो बल्ब है उनको हटा के हम कब बिजली खर्च होने वाले जो ट्यूबलाइट है उनको हटा के जो आज जो लेटेस्ट बल्ब आए हैं उनको हम रिप्लेस करते हैं, तो भी 20 से 30% हम एनर्जी को बचा सकते हैं साल के अंदर। इसी प्रकार हम जो मकानों का जो निर्माण इस टाइप से करें कि जिसके अंदर की पूरा का पूरा ग्रीन हाउस बिल्डिंग के नाम से आजकल डिजाइन आई है, जिसमें बढ़िया रोशनी आए और बढ़िया जो है आपका कम से कम एनर्जी कंजम्पशन हो। इन चीजों पे हमें भविष्य में ध्यान देना होगा। मेरा जो मेन जो मुझे टॉपिक दिया गया था वो था रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान की जो रिवर्स है उनको हम कैसे बचा सकते हैं। उनके अंदर हमारी 3 रिवर्स मेनली है, एक है लूनी, दूसरी है बांडी और तीसरी है आपका जोजरी। इन तीनों ही रिवर्स में कोई जमाने के अंदर किनारे पे सब्जियां हुआ करती थी, इनके बेरे थे, मीठे पानी से रिचार्ज होते थे। आज जो स्थिति यह है कि पाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बालोतरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जोधपुर, इन तीनों ही नदियों को प्रदूषित कर दिया। और आज जहाँ पे भेरजी का बेरा, खरोड़िया बेरा बालोतरा में फैलाते थे, वहाँ आज सब्जी की जगह आज वहाँ पे जो है खारा पानी निकल रहा है और कपड़ों की धुलाई हो रही है। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि हमारी जो भी प्रकृति में जो भी इकोसिस्टम है, इसको यदि हमने बैलेंस नहीं किया तो हमारे आने वाले जनरेशन को शायद हम ये सुंदर धरती, मैं ये कहता हूँ, कोई कहता है स्वर्ग मिलेगा, अरे भाई ईश्वर ने आपको ये धरती स्वर्ग के रूप में दी है, क्या अपन सब मिलके इसको नर्क नहीं बना रहे हैं? स्वर्ग इससे अच्छा और कौन सा होगा? हम इस सब मिलके इस धरती को नर्क बना दे रहे हैं। आने वाले जनरेशन के लिए वो हमारी भी आत्माएं रिसाइकल होकर इसी धरती पे आएगी, हमें इसको भोगना पड़ेगा। इसके लिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि हर आदमी चाहे भले छोटा पेड़ लगाए चाहे बड़ा लगाए, पेड़ जरूर लगाए यथासंभव। इसी के साथ मेरे को समय दिया, मैंने बहुत समय ले लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब। और सभी को डॉक्टर साहब, इट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव, एक वेल रिसर्च लेक्चर जिसने अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। मानव होने के नाते हमारी जिम्मेदारी तय की है कि बहुत कुछ दोहन तो हम कर रहे हैं लेकिन उसको रीपे नहीं किया तो प्रकृति का बैंक हमें दिवालिया घोषित कर देगा। ये बहुत ही अद्भुत तरीके से आपने साहित्यिक अंदाज से इंपॉर्टेंट बातें जो रेखांकित की है वेदों से लेते हुए
और आने वाले समय में जो डेंजर्स हमारे सामने आने वाले हैं, और 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं, आने वाले टाइम में इस दिवस पर क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अपन कर पाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस शानदार उद्बोधन के लिए। वाकई ये सुनकर के निश्चित रूप से जितने भी प्रतिभागी और शोधार्थी और जितने भी लोग हम सुन रहे हैं पर्यावरण पर्यावरण प्रेमी हैं, निश्चित रूप से हमें एक इंसाइट मिली है कि वास्तव में हमें हमारे पर्यावरण और प्रकृति के प्रति अब सोचना चाहिए, प्रैक्टिकल